उसको पैसों की जरूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का हैवान पूरी तरह से जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ तो वो अपना चेहरा एक कपड़े से छुपा रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए आज 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज वेश्यावृत्ति के धंधे में आई थी, जिसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती थी तो सब देखने वाले खो जाते थे। उसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस और भी ज्यादा प्यासी होती जाती और मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी और उसके नाचने में वो बात भी नहीं थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा और मुझे उससे सारे मामले तय करने थे। जब मुजरा खत्म हुआ फिर सबके जाने के बाद मैं उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी मालकिन के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। मैं दरवाजे के थोड़ा करीब हुआ तो मैंने सुना वो उससे रो रो कर कुछ पैसे मांग रही थी, मगर वो औरत उसको दुत्कार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाते हुए चली गई। बुलबुल को पैसों की बहुत जरूरत है, ये जानकर के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि उसकी जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो फिर से अपना चेहरा उसी कपड़े से छुपाने ही वाली थी। तो मैंने थोड़ा पास जाकर जब उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की तरह सफेद था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी हालत देखकर मेरा सर चकरा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो कुछ देर तक तो खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर वो घुटी घुटी सी आवाज में बोली, माँ मर गई है। क्या? जब मुझे उसकी बात समझ नहीं आई तो वो फिर से रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरी जुबान को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी तरफ आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। सेठ साहब, माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर मालकिन आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, आजकल ग्राहक कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं है। इतना कहकर वो लड़की अपना मुंह छुपाकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करता हूँ। वो कुछ देर तक मुझे हैरत वाली नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ कार में बैठ गई। मैंने गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालते हुए बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो जगह मेरे लिए नई नहीं थी, कई बार मैं वहां जा चुका था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारे रास्ते वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए भी शब्द नहीं थे। कुछ देर के बाद हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी, वहां बसने वाले लोग और घर की हालत चीख चीख कर कुछ तो मुझसे कहना चाहती थी। चारपाई के पास 2 बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक औरत की गोद में 7-8 महीने का गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें वो बच्चा उसे सौंपते हुए और बुलबुल के देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से चली गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया, जैसे वो सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नई उलझन थी कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर वो फिर से कमरे में चली गई। कमरे के अंदर से वो पुरानी सी कुर्सी उठा लाई। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली, सेठ जी, मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई चीज नहीं है। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ से शुरू करूं। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? वो चुप रही। शायद वो बताना नहीं चाह रही थी। मैंने उससे फिर से पूछा। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा असल नाम निधि है। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की मौत का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा पति कहाँ है? कुछ देर बाद वो बोली, उसने मुझे छोड़ दिया।
तुम कोठे पर कैसे पहुंची? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। कुछ सालों तक मालकिन ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बैठा दिया। वो मुझे नाचने के लिए रोजाना 200 रुपये देती है और साथ में ग्राहकों का बचा कुचा खाना जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। अपना चेहरा छुपाकर आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता न चले। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां हालात के हाथों मजबूर होकर उन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती है। कोई लड़की अपनी खुशी से इस तरह सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़की एक बार इस दलदल में गिर पड़ती है फिर वो धंसती ही चली जाती है और फिर उसमें हमेशा के लिए डूब जाती है। ये सब कुछ बताते हुए निधि की आवाज में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी ना किए गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथों में थमाते हुए बोला, अपनी माँ के लिए अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा लेना और बच्चे के लिए दूध और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा और कब तक उसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो गई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं बेइज्जती और अपने किरदार की बस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं तो एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की उम्मीद नहीं की जाती। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और अब तुम कोठे पर मुजरा करने भी नहीं जाओगी, अपने घर में ही रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर भी मिल जाया करेगा। तुमने बस ये करना है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी परवरिश ऐसी करनी है कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो पैसे मैं तुम्हें भेजा करूंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। निधि हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी, उस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी। वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो फिर से रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने निधि के घर का पता लिया और उसको अपना वादा याद दिलाकर वहां से चला गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए निधि। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है निधि। मैंने घर जाकर ऊपर वाले से रो रो कर उन सब बुरे कामों के लिए माफी मांगी। उसके दर पर मैं हर दिन अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। मैं हर महीने निधि को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई बार दिल किया कि मैं उस मसीहा को मिलकर आऊं जिसकी वजह से मैं उन सब गुनाहों और गलत कामों से पीछा छुड़ा पाया। एक वक्त था कि मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था और फिर वक्त गुजरता चला गया। दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदलते गए, मगर मैं निधि को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बनाया होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ लगातार चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो गार्ड ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है। अच्छा, उन्हें गेस्ट रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़े पहने हुए एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था। वो हमारे इलाके का नया डीएसपी था। नमस्कार सेठ जी, मैं निधि और ये मेरा बेटा मोहन है। जैसे ही उसने निधि का नाम लिया तो मेरे दिमाग में उसका पहले वाला चेहरा घूम गया और फिर मुझे उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो निधि थी। आप मुझे पहचान गए हैं ना?
मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने के लिए इशारा किया। निधि फिर अपने बेटे से बोली, बेटा, यही है मेरे मसीहा, जिनकी वजह से तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है जो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हें यहाँ इस मुकाम तक लाने का जरिया है। मैं इनको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। माँ, इनका नाम इलाके के बड़े बड़े लोगों में आता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे यहाँ तक लाने में इनका हाथ है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम सब बेसहारा और मजबूर लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए, उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने निधि की तरफ देखते हुए कहा। आज उसको पुकारते हुए पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निधि बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। निधि सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो सारे हिसाब दर्ज हैं, मेरी माँ के अंतिम संस्कार के खर्च से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक। मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए हुए पैसे मैंने वैसे ही इस्तेमाल किए हैं जैसे आपने कहा था। मैंने अपने बेटे को एक काबिल इंसान बना दिया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद निधि फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है। आपके एहसानों का बोझ तो मैं नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे, मेरा बेटा वो जरूर देगा, और आपसे विनती है, आप इनकार मत करें। आखिर तुमने कर ही दिखाया, उसने मुझसे कहा। वादे पर डटा रहना एक अच्छे इंसान की बड़ी निशानी है। ये शब्द सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। मैंने तुमको बहन कहा है। निधि बहन, मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मगर उसकी जिद के आगे मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी, और वो सारे पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था, उन सब पैसों को वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने के लिए कहकर हमारे घर से चले गए। अगले दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी शाम को? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों नहीं चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? मुझसे मेरी पत्नी ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद बेटी से बात कर लेना। अगले दिन मैं और मेरी पत्नी निधि के घर में थे। मेरी पत्नी को निधि का बेटा बहुत पसंद आया। हमने फिर निधि से इस रिश्ते के बारे में बात की। निधि को भला इससे क्या ऐतराज हो सकता था? वो फूली नहीं समा रही थी, और यूं मेरी बेटी का रिश्ता निधि के बेटे से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवायफ जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका अंत एक बहुत अच्छे रिश्ते की शक्ल में हुआ था। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का एक मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से उसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे रास्ते पर ले आती है। कभी वो तवायफ और मैं एक अय्याश था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का पति है, और मुझे उन दोनों रिश्तों पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किसी की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।